हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम टॉप जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ये देखने जा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर योर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करा है रिसर्च मेथोडोलॉजी के, ये जनरली जो फेमस क्वेश्चंस है, जो फेमस एमसीक्यूज है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी हूँ। तो जनरली एग्जामिनर आपसे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछते ही है। तो याद रखना है, इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से देखना है, हर एक पॉइंट पर कहीं पर भी इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देख लेना है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके बीएचयू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के पेपर जो होता है उसमें आपके जो 40 एमसीक्यूज है, याद रखना है आपको, जो 40 एमसीक्यूज है ये आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। ओके, 40 एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपकी प्रेपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स जो है हमारे थ्योरी और एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। देन नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जो कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आपके लिए नोट्स डिजाइन कर रखा है, जिससे कि अगर आप एक बार ये रीड करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। और नोट्स में कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट कर रखी हूँ जो इंटरव्यू के लिए है। सो इंटरव्यू में भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनर, जो कि हमारे नोट्स में कवर है। देन उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो मॉक टेस्ट आपको देखने मिलता है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। एंड देन 1500 प्लस एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीडीएफ। तो ये इस पीडीएफ में हमने एमसीक्यूज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जो है ये भी हमने कवर कर रखे हैं। तो याद रखना है आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमें लगता है हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि एग्जामिनर आपको वहां से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने इस पीडीएफ में आपके लिए डिजाइन कर रखे हैं। सो याद रखिएगा, हमारे इस कंटेंट की हम आपको गारंटी देते हैं और इस कंटेंट से आपको 40 में से 35 क्वेश्चंस, याद रखना है आपको, 35 जो क्वेश्चंस है हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। सो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको कंटेंट को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है आपको, इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक चोरी नहीं माना जाता? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी प्लेजियरिज्म। इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि हमें दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसको आप शोध में चोरी नहीं मानोगे, आप आपके अनुसंधान में उसको चोरी नहीं मानोगे। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप आपकी रिसर्च में प्लेजियरिज्म कंसिडर नहीं करोगे। प्लेजियरिज्म का मतलब ही होता है कि चोरी करना। रिसर्च में चोरी का मतलब क्या होता है कि किसी और के काम को, किसी और के वर्क को अपना बताने को हम कहते हैं प्लेजियरिज्म।
अब हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। एक एक कर हम सारे विकल्पों को देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमें इस प्रश्न का सही उत्तर मिलेगा। पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए, अपने पेपर में लेखक के कार्य के चार्ट के पुनः प्रस्तुत करना, मतलब रिप्रोड्यूसिंग इन योर पेपर अ चार्ट कंटेंट इन द ऑथर्स वर्क। आपने क्या करा, किसी ऑथर का वर्क है, उसको एक पेपर, एक चार्ट है, उसको आपने क्या करा, फिर से रिप्रोड्यूस करा। मतलब एक शोधकर्ता है, शोधकर्ता का एक वर्क है जिसमें उन्होंने कुछ पेपर चार्ट है, उसका आपने क्या करा, फिर से ऐसा ही प्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये तो चोरी कहलाएगा। आपने क्या करा, किसी और के वर्क को, मतलब किसी दूसरे के काम को, कोई लेखक है, उस लेखक के कार्य को आपने क्या बताया, वैसे ही प्रेजेंट कर दिया, वैसे ही बताया आपने। तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो प्लेजरिज्म है, वो चोरी हो जाएगी। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प ए आपको दिया गया है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। देन विकल्प बी, लेखक के सटीक शब्दों का उपयोग करना, मतलब यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द ऑथर। आपने क्या किया, आपके लेखक के हूबहू आपने सेम वर्ड्स को कॉपी करा, सेम वर्ड आपने लिखा। आपने क्या करा, आपके जो रिसर्चर है, किसी ऑथर का एग्जैक्ट वर्ड आपने यूज करा। सो ये भी क्या हो जाएगा, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है, किसी और के काम को, किसी और के वर्क को, किसी और के रिसर्च को अपना बताना, उसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। सो यहाँ पर भी आपने क्या करा, किसी और का वर्क था, मतलब किसी ऑथर का वर्क था, उसके अपने एग्जैक्ट वर्ड लिए। सो ये भी क्या कहलाएगा, चोरी कहलाएगा, मतलब ये भी प्लेजरिज्म हो जाएगा आपका। सो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन बी गिवन है, जो विकल्प बी आपको दिया गया है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। देन ऑप्शन सी, using information from the author's work that is regarded as common knowledge in the discipline, मतलब लेखक के काम की जानकारी का उपयोग करना जिसे प्राय सामान्य ज्ञान माना जाता है। मतलब एक सामान्य ज्ञान जो सबको पता है, ऐसी नॉलेज, कॉमन नॉलेज जिसे हम कहते हैं, जो सबको पता होती है। जैसे हम ह्यूमन के पास 2 आईज होती है, ये तो सबको पता है। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, ये भी सबको पता है। तो ये क्या हो गई, आपकी कॉमन नॉलेज हो गई, ये तो नॉलेज सभी को होती है। अगर आप आपकी रिसर्च में ऐसी ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, अगर आप आपके रिसर्च में, आपके अनुसंधान में ऐसी कॉमन नॉलेज का यूज कर रहे हो, तो हम उससे कहेंगे कि आपने ये चोरी नहीं की, आपने यहाँ पर रिसर्च में प्लेजरिज्म परफॉर्म नहीं करा है, और रिसर्च में इसे प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप आपके रिसर्च में एक सामान्य ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, तो उसे हम अनुसंधान में चोरी नहीं करेंगे, उसे अनुसंधान में चोरी नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है। डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियो टेप्स इन। इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है, तो वो कौन सी रिसर्च का, कौन सी अनुसंधान का एग्जाम्पल होगा। अब आपको याद रखना है, आपके जो 2 रिसर्च मेनली जो होती है, जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब गुणात्मक एंड मात्रात्मक। गुणात्मक अनुसंधान में आपके पास जो भी डेटा होगा वो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में होगा। यहाँ पर आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी, मतलब ऑप्शन बी आपको गिवन है मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान, जिसे आपको नाम देखकर ही इसका अर्थ पता लग रहा होगा। मात्रात्मक, जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, जो नंबर्स को दर्शाता है। मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो भी डेटा होता है, ये नंबर्स के रूप में होता है। मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो डेटा होगा वो नंबर्स के रूप में होगा, जैसे किसी की उम्र, किसी के हाइट, किसी की ऊंचाई, किसी का वजन। ये आपका मात्रात्मक अनुसंधान के एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है, ये गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी आपको गिवन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे हम प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान
ऐसी अनुसंधान होती है जिसमें बेसिकली आपके पास जो डेटा होता है, इसमें भी आपके पास जो डेटा होगा वो नंबर के रूप में होता है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और प्रायोगिक अनुसंधान में आप मेनली आप जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है उसको पता लगाते हो, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रायोगिक अनुसंधान में भी आपके पास जो डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी, जो विकल्प सी है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आपके पास ऐसा डेटा जो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है, तो ये आपका गुणात्मक अनुसंधान में एग्जाम्पल होगा, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट विकल्प हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए। अगला प्रश्न, यदि अल्फा इज इक्वल टू 0.05, बीटा इज इक्वल टू 0.10, तो उस परिकल्पना परीक्षण की पावर कितनी है? इफ alpha is equals to 0.05, beta is equals to 0.10, the power of that hypothesis test is। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि यदि आपकी अल्फा की वैल्यू 0.05 है और बीटा की वैल्यू 0.10 है, तो उस परिकल्पना परीक्षण की पावर कितनी है। मतलब हमें इस प्रश्न में अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, गिवन है, और हमें हाइपोथेसिस टेस्ट की पावर फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, आपको तो पहले ये पता होना चाहिए, अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्ट की पावर क्या होती है, मतलब परिकल्पना परीक्षण की पावर क्या होती है। सो पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट के जो डेफिनेशन होती है, आपको ये याद रखना है कि उसकी डेफिनेशन होती है कि कितने % चांस होगा कि आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको सही तरीके से रिजेक्ट कर लोगे। कब? जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत होगी। मतलब आपने क्या करा, कितने %, कितने प्रतिशत मौका होगा कि आप आपकी जो नगण्य परिकल्पना है उसको सही तरीके से अस्वीकार करोगे। कब? जब आपकी जो नगण्य परिकल्पना है, नगण्य परिकल्पना का मतलब होता है आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत हो। तो हम एक बारी फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, आप फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब आपकी क्या नगण्य परिकल्पना जो है उससे रिलेटेड है आपकी जो ये है पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट की डेफिनेशन। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। तो पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट की डेफिनेशन होती है कि कितने %, कितने प्रतिशत मौका होगा कि आप आपकी जो नगण्य परिकल्पना है, मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को आप सही तरीके से अस्वीकार कर लोगे, मतलब सही तरीके से रिजेक्ट कर लोगे। कब? जब आपकी नगण्य परिकल्पना, मतलब जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत हो, मतलब वो फॉल्स हो। तो ये होती है आपकी पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, जिसे हम कहते हैं परिकल्पना परीक्षण पावर। अब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि हाइपोथेसिस टेस्ट का पावर क्या होगा जब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है। मतलब यदि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी तब उस केस में हमें परिकल्पना परीक्षण की पावर फाइंड आउट करना है और कितनी होगी ये पता लगाना है हमें। तो याद रखिएगा, पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, ओके, पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1 माइनस बीटा। सो 1 माइनस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है जो कि है 0.10। सो 1 माइनस 0.10 का आपका उत्तर हो जाएगा 0.90। यहाँ पर आपने क्या किया, पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट मतलब आपकी जो परिकल्पना परीक्षण है उसकी पावर आपने फाइंड कर ली जो कि है 0.90। मतलब अगर आप ये 0.90 को परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 90%। ओके, मतलब 90% मौका ये होगा कि आप आपकी नगण्य परिकल्पना को सही तरीके से अस्वीकार करोगे। कब? जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब आपकी जो नगण्य परिकल्पना है वो गलत होगी। तो यहाँ पर आपके जो नल हाइपोथेसिस है ये फॉल्स है और आपने इसको क्या कर लिया, 90% सही तरीके से आपने इसको आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया। सो ये होती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्ट की पावर, जिसे हम कहते हैं परिकल्पना परीक्षण की पावर। सो परिकल्पना परीक्षण की पावर जो होगी इस प्रश्न में आपकी जो अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी थी,
तो याद रखिएगा, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए अल्फा की वैल्यू दे रखी थी, क्योंकि पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है सिर्फ 1 माइनस बीटा, यहाँ पर अल्फा की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा, पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। तो 1 माइनस बीटा करोगे तो आपको जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.90। तो 90%, 90% मौका होगा कि आप आपकी नगण्य परिकल्पना को अस्वीकार कर लोगे सही तरीके से, जब आपकी नगण्य परिकल्पना गलत होगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 0.90। अगला प्रश्न, स्केड्यूल इन रिसर्च इज डिफाइंड एज, अनुसंधान में अनुसूची की परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में स्केड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब आपकी जो अनुसंधान है, आपकी जो शोध है, शोध में अनुसूची की परिभाषा क्या होती है, हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए स्केड्यूल ये होता क्या है। पहले तो स्केड्यूल क्या होता है, आपके इंटरव्यू की तरह ही होता है। जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज रिसर्चर कंडक्ट करवाते हैं, एक्सपर्ट से उनके ओपिनियन लेते हैं और उसके बेसिस पे उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं थ्रू इंटरव्यूज। तो स्केड्यूल भी इंटरव्यू की तरह होता है। रिसर्चर यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज होते हैं, उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, डेटा को जनरेट करते हैं। तो स्केड्यूल में याद रखिए, जैसे इंटरव्यू में रिसर्चर क्वेश्चंस पहले से प्री प्लान नहीं करके जाते हैं, लेकिन स्केड्यूल में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो रिसर्चर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे रिस्पोंडेंट से, वो सारे क्वेश्चंस प्री प्लान्ड होते हैं। वो क्वेश्चन सारे प्री प्लान्ड होंगे, मतलब पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा। उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पर रिसर्चर क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब पहले से एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसी क्वेश्चंस को रिसर्चर्स और जो इंटरव्यूअर है वो अपने रिस्पोंडेंट से, जिनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं। पहले से ही रिसर्चर प्लान कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा अपने इंटरव्यू में। सो उसे कहते हैं हम स्केड्यूल। लेकिन याद रखिएगा, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्री प्लान नहीं होते, पहले से रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, बल्कि रिसर्चर और रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स आता है उन्हीं की बेसिस पर आगे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वहां पर रिसर्चर के इंटरव्यू में रिसर्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, लेकिन स्केड्यूल में रिसर्चर पहले से ही क्वेश्चंस को डिसाइड कर लेते हैं, वो अपने रिस्पोंडेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो याद रखिएगा, स्केड्यूल में रिसर्चर इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर रिसर्चर डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो जब भी रिसर्चर को कुछ डेटा जनरेट करते हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरव्यू, स्केड्यूल भी एक टाइप का इंटरव्यू ही है, और यहाँ पर रिसर्चर डेटा को जनरेट कर रहे हैं। डेटा जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर रिसर्चर को जो भी डेटा मिल रहा है वो प्राइमरी डेटा मिल रहा है। तो याद रखिएगा, स्केड्यूल में जो भी डेटा मिलेगा आपको वो प्राइमरी डेटा होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। मतलब प्राइमरी डेटा मिलेगा, जो भी रिसर्चर क्वेश्चंस पूछेंगे अपने रिस्पोंडेंट से, उनको जो भी डेटा मिलेगा वो प्राइमरी डेटा होगा, मतलब यहाँ पर रिसर्चर को न्यू डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, इस क्वेश्चन का जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टाइम पीरियड फॉर दी स्टडी, नहीं, स्केड्यूल टाइम पीरियड नहीं होता है, बिकॉज ये एक इंटरव्यू होता है, उसे हम आपके स्टडी का मतलब आपके अध्ययन का समय भी नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, टाइम पीरियड फॉर डेटा कलेक्शन का टाइम पीरियड नहीं होता है, मतलब आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। आंकड़े संग्रह के लिए समयावधि ये भी नहीं होता है आपका। स्केड्यूल मतलब अनुसूची ये भी नहीं होती है, ये भी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस, नहीं, आप स्केड्यूल से आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा, आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो आपके रिस्पोंडेंट से, आपको जो भी उस टाइम पर डेटा मिलेगा वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट, मानक त्रुटि क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर?
सो इस प्रश्न में पूछा गया कि मानक त्रुटि क्या होती है, इसकी हमें परिभाषा बतानी है। सो मानक त्रुटि यानी स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, मान लीजिए आपने पॉपुलेशन लिया, पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को लिया जो आपका सैंपल बन गया। अब इस सैंपल पर आप क्या करते हो, आपकी रिसर्च परफॉर्म करते हो इस सैंपल पर और इस नमूनों पर आप आपकी शोध परफॉर्म करते हो। अब शोध परफॉर्म करने के बाद आपके पास जो आपको डेटा मिल रहा है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो मान लीजिए आपने एक सैंपल ले लिया, पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को ले लिया, अपने नमूनों को चुन लिया आपने। अब यहाँ पर जो आपने नमूनों को चुन लिया उन पर आप स्टडी परफॉर्म कर रहे हो। आप देख रहे हो कि नमूनों में से यानी सैंपल्स जो है उनकी हाइट क्या है, आपको देखना है इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादातर लोगों की हाइट क्या होती है। सो आपने क्या करा, आपने इंफॉर्मेशन ले लिया, आपने हर एक मेंबर के सैंपल में से हर एक मेंबर की हाइट को नाप लिया, उनके कद को आपने नाप लिया। अब नापने के बाद आप क्या करोगे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है आप उसे एक डिस्ट्रीब्यूशन में सबमिट करते हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन में उसे आप शिफ्ट करते हो। किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पर आप आपके वैल्यूज पुट करोगे और देखोगे कि कितने लोग बताओगे, और वाई एक्सिस पे आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे क्योंकि लोगों की हाइट कुछ इस तरीके से है मान लीजिए। अब ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन। अब मिडिल वैल्यू मीन हो सकता है, ओके, क्योंकि ये हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। सो यहाँ पर मीन और मीडियन मोड सब एक ही जगह होते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि मीन से कितने वैल्यूज मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना मेरा डेटा जो है फैला हुआ है। जितना ज्यादा मेरा डेटा फैला होगा उतना ज्यादा एरर होने के चांसेस होते हैं। सो जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो कितना डेटा फैला हुआ है मीन से। ये मान लीजिए यहाँ पर मीन है मेरा, मीन से मैं ये देखूंगी कि मेरा डेटा, मेरा जो इंफॉर्मेशन है कितना फैला हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट इस रीजन में लाई कर रही है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट इस रीजन में लाई कर रही है। सो ये मीन से उतना दूर चले जाते हैं, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है बेसिकली कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपने क्या करा, सैंपल से कुछ इंफॉर्मेशन ले ली, डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको आपने कुछ ग्राफ में इस तरीके से स्प्रेड आउट कर ली। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मीन ड्रॉ कर लिया, मेरा मीन यहाँ पर आ रहा है, ज्यादातर लोगों की हाइट यहाँ पर आ रही है। अब मैं क्या देखूंगी कि मेरा डेटा किस तरीके से कितना स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है। तो जितना फैला हुआ रहता है डेटा उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये ये सैंपल का आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, और जो आपके सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वही होता है आपका स्टैंडर्ड एरर। आपको ये पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से हम जो रिमेनिंग ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं, आपको पता चल जाए कि और कौन से एरर्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पर विकल्प बी आपको दिया है मॉडल एरर, वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ अ स्टैटिस्टिक। आंकड़े भी मानक श्रेणी का मॉडल त्रुटि नाम। तो मॉडल एरर क्या होता है, मतलब मॉडल त्रुटि क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। मॉडल एरर किस नेम से आया है, मॉडल को हम मोड भी कहते हैं। अब मोड क्या होता है, मोड आपके डेटा में ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। मान लीजिए आपको कुछ डेटा मिल गया, ओके, उसमें आपके डेटा में 50 वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या होगी आपके डेटा की मोड। अब मोड में भी कुछ एरर्स होने के चांसेस होते हैं, जो आपके डेटा में ज्यादा बार रिपीट हो रही है वैल्यू, तो उसके रेंज में कुछ एरर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं मॉडल एरर। तो यहाँ पर हमें रेंज से रिलेटेड कुछ नहीं दिया गया है, मतलब मोड ऐसे ज्यादा वैल्यूज नहीं पूछी गई कि आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, यानी आंकड़े के मानक विचलन की गणना में त्रुटि। आपने क्या करा, स्टैंडर्ड डिविएशन से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब आपने कुछ इस तरीके से आपका डेटा स्प्रेड आउट कर लिया, उससे आप क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो और उससे आपको कुछ एरर हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, एरर्स इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन के कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक टू मिनिमाइज एरर। स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक क्या होता है, आपके पास एक स्केल होती है, उसी स्केल में आप सारे एक पर्टिकुलर स्केल होती है जिसमें आप सारे वैल्यूज को फिट करने की कोशिश करते हो, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज स्केल। अब स्केल होती है, स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक
सो स्केल होती है जिसमें आप सारे वैल्यूज को फिक्स करने की कोशिश करते हो, उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हो ताकि एरर आपका मिनिमम हो। सो इसे हम कहते हैं मिनिमाइज स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिस्टिक टू मिनिमाइज एरर। सो यहाँ पर हमें इससे भी रिलेटेड कुछ प्रश्न नहीं पूछा गया है, सो यहाँ पर आपका विकल्प डी गलत उत्तर हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, केस स्टडी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? Which of the following is not true about case study method? सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केस स्टडी पद्धति जो होती है, केस स्टडी पद्धति के मेथड से रिलेटेड हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, केस स्टडी मेथड से रिलेटेड नहीं है। अब केस स्टडी मेथड क्या होता है, केस स्टडी पद्धति होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो केस स्टडी मेथड वो मेथड होता है जिसमें रिसर्चर्स 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लेते हैं, 4 to 5 एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन होता है और उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो इसे हम कहते हैं केस स्टडी। सो याद रखिए केस स्टडी में डिटेल में जो आपके 4 to 5 पीपल का आप ग्रुप बना लेते हो, जैसे 4 से 5 व्यक्ति होते हैं आपके ग्रुप में, सो वो डिस्कशन करते हैं। सो डिस्कशन से उनको जो भी डेटा मिलता है ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आप किसी आईफोन के बारे में या फिर कोई आईफोन जब लॉन्च किया जाता है, मान लीजिए तो 4 to 5 पीपल का ग्रुप बनाया जाता है, 4 to 5 एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट्स है, जो इनका जो रहता है ग्रुप बनाया जाता है, उनको इनविटेशन दिया जाता है, फिर वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर फिर उस ग्रुप को ज्वाइन कर उसमें डिटेल में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसे यहाँ पर डिस्कशंस के थ्रू जो उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलती है। सो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में कौन सी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च में। सो याद रखिए केस स्टडी मेथड जो होता है आपके क्वालिटेटिव नेचर का होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी डेटा मिलता है वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है, नंबर्स के फॉर्म में हमें डेटा नहीं मिलता है। हम यहाँ पर डेटा जमा करते हैं, बेसिकली हम थ्योरीज बनाते हैं, हम डेटा एकत्र करते हैं, डेटा को एक न्यू डेटा हमारे पास मिलकर आता है। सो ये होती है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें आपके पास जो डेटा होता है ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है जनरली। सो ये पता चल गया हमें कि आपकी जो केस स्टडी मेथड होता है ये क्वालिटेटिव नेचर का होता है, यानी गुणात्मक नेचर का होता है। देन यहाँ पर ऑप्शन ए और बी देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए दिया गया है इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड। यस, आपका केस स्टडी मेथड जो होता है एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मेथड की होता है, अब जैसे आप 4 to 5 एक्सपर्ट्स को बुला रहे हो, ओके मान लीजिए आपने कोई न्यू डिसीज आई है, उस पर आपने कोई एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो बहुत फेमस है और जो पूरे वर्ल्ड से आपने बुलाया है, या फिर कोई भी अपने कंट्री से बुलाया है, कोई भी अपनी सिटी से बुलाया है। सो यहाँ पर उनको इनविटेशन के लिए आपको अप्रोच करना होता है, फिर वो आते हैं, वो आपकी फी चार्ज करेंगे, जो भी करेंगे। सो यहाँ पर उनको जो ये मेथड होता है एक्सपेंसिव होता है। ओके सो ये मेथड एक एक्सपेंसिव मेथड होता है कंपेयर टू अदर मेथड्स। सो यहाँ पर आपको विकल्प ए भी सही दिया गया है। उसी तरीके से विकल्प भी देर आर मेनी चांसेस ऑफ मेकिंग एरर्स, यानी यहाँ पर एरर्स यानी गलतियां करने के बहुत संभावनाएं होती है। आपकी जो त्रुटि होती है, त्रुटि बहुत ज्यादा होने के आपकी संभावनाएं होती। क्यों ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको केस स्टडी मेथड में 4 to 5 पीपल का, 4 से 5 व्यक्तियों का ग्रुप बना लेते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल में आपको डिस्कशंस होते हैं, आपको डिटेल में डिस्कस करना होता है। सो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा डेटा निकल के आता है आपके पास। सो बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से, बहुत डिटेल में आप पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा होने की वजह से एरर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो ये भी आपको सही विकल्प दिया गया है। सो बच गया आपका ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा आपका जो केस स्टडी मेथड होता है ये क्वांटिटेटिव मेथड नहीं होता है, यानी आपका केस स्टडी पद्धति जो होती है ये मात्रात्मक प्रकृति नहीं होती है, ये आपकी गुणात्मक होती है, गुणात्मक नेचर की होती है, ना कि मात्रात्मक। मात्रात्मक नेचर क्या होता है, जिसमें आपके पास सिर्फ नंबर्स में इंफॉर्मेशन हो, ओके आप जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड ज्यादा यूज करो, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स आप यहाँ पर ज्यादा यूज करते हो। तो इसीलिए केस स्टडी मेथड जो होता है आपका एक क्वांटिटेटिव नेचर का नहीं होता है। और हमें भी प्रश्न में यही पूछा गया है कि केस स्टडी मेथड के बारे में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। सो वो है आपका विकल्प डी। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी और विकल्प डी। अगला प्रश्न, An empirically verifiable observation is अनुभविक
सत्यापनीय अवलोकन होता है। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक डेफिनेशन दी गई है, एक परिभाषा दी गई है और हमें पता करना है ये परिभाषा किस विकल्प की परिभाषा होगी। मतलब एक डेफिनेशन दी गई है और हमें पता करना है कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पर हमें बता रहा है इस डेफिनेशन में आप क्या करो, एम्पायरिकली वेरीफेबल ऑब्जर्वेशन, मतलब एक डेटा होगा, कोई भी चीज हो गया आप उसको एम्पायरिकली मतलब क्या होता है, जिसमें आप आपके एक्सपीरियंसेस यूज करते हो, आप कुछ ऑब्जर्वेशन करते हो, आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो और उस फिनोमेना को आप वेरीफाई करते हो, हर एक तरफ से देखते हो कि रिजल्ट सही आ रहे हैं या फिर नहीं। मतलब आप बेसिकली फैक्ट बताते हो कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स उन्हीं चीजों को बताओ, उन्हीं चीजों पर कर सकते हो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो फैक्ट है। तो ये जो हमें डेफिनेशन दी गई है ये फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है इस प्रश्न में और इस क्वेश्चन में तथ्य की डेफिनेशन दी गई है। फैक्ट मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो सचमुच में हो, जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जिस पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, उसको वेरीफाई करते हो, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, इसे हम कहते हैं फैक्ट। सो ये जो डेफिनेशन दी गई है फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए इज वैल्यू, मतलब मूल्य। सो कोई भी चीज का कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मूल्य तो हर एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 250 टू 2500, कुछ भी वैल्यू है, कोई भी चीजों की वैल्यू है। सो हर एक चीजों की वैल्यू है, सो उसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, वैल्यू को, मूल्य को आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ये इनकरेक्ट है, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। उसी तरीके से थ्योरी मतलब सिद्धांत, आपकी जो थ्योरी होती है, थ्योरी को आप, थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट्स और यू कैन से थ्योरी पर आप कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं परफॉर्म करते, बेसिकली उसको ऑब्जर्व तो करोगे लेकिन आप आपके एक्सपीरियंसेस नहीं यूज कर सकते हो। लेकिन फैक्ट में आप आपके एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस यूज करते हो। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो थ्योरी का एग्जाम्पल है आपकी बिग बैंग थ्योरी, जिसमें बताया है कि आपका जो दुनिया है पूरी वर्ल्ड के इस तरीके से फिर से डेवलप हुई है। सो आप बिग बैंग थ्योरी अगर जिसको पता होगा तो अच्छी तरीके से समझ पाएगा कि थ्योरी क्या होता है। उसमें बताया है कि वर्ल्ड कैसा डेवलप हुआ, वर्ल्ड कैसा बना है। सो ये हो गया थ्योरी, जिसे आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं परफॉर्म कर सकते हो, आप बस पता कर सकते हो चीजों के बारे में जो एग्जिस्ट कर रही है। स्टेटमेंट जो वन लाइन स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट पर आप टेस्ट कर सकते हो, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, अपने पता चले कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका विकल्प सी, तथ्य मतलब फैक्ट। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।